पावर्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां। विथ एवरी जॉब देयर आर पावर्स अटैच्ड। प्रत्येक पद के साथ कुछ शक्तियां जुड़ी होती हैं। द पावर्स ऑफ द गवर्नर आर conferred by the Constitution to enable him or her to perform his or her functions effectively as a head of the state. राज्य के प्रमुख के रूप में प्रभावी तरीके से अपना कार्य करने के लिए संविधान द्वारा राज्यपाल को शक्तियां प्रदान की गई हैं। The powers of the governor can be categorized as 1. Executive powers, 2. Legislative powers, 3. Financial powers, 4. Judicial powers, and 5. Discretionary powers. राज्यपाल की शक्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्यकारी शक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर्स, विधायी शक्तियां लेजिस्लेटिव पावर्स, वित्तीय शक्तियां फाइनेंशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियां जुडिशियल पावर्स और विवेकाधीन शक्तियां डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियों के बारे में आइए पढ़ते हैं। The Constitution of India vests the entire executive powers and advice powers of the state in the governor, who perform these functions according to the aid and advice of the Council of Ministers, with the Chief Minister at its head. भारतीय संविधान द्वारा राज्य की संपूर्ण कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित की गई हैं, जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के अनुसार करता है। He or she appoints the chief minister and other members of the council of ministers. वह मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। He or she also appoints persons on important posts such as the chairperson and the members of the State Public Service Commission, State Election Commission, State Finance Commission, and the Advocate General, judges of the courts other than the High Court. वह अन्य महत्वपूर्ण पदों जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्षों तथा सदस्यों, स्टेट फिनांस एंड कमीशंस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, एडवोकेट जनरल तथा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। He or she is consulted when the judges of the state high court are appointed by the president. जब राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल की सलाह ली जाती है। Okay. But in practice, the governor's powers are only formal. परंतु वास्तव में राज्यपाल की शक्तियां मात्र औपचारिक हैं। He appoints only that person as chief minister who is the leader of the majority in the legislative assembly. वह मुख्यमंत्री के रूप में केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा में बहुमत का नेता है।
He or she appoints members of the Council of Ministers only on the advice of the Chief Minister. वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से ही कर सकता है. All other appointments are made and executive functions are performed by him or her exactly as per the advice of councils of ministers. Okay. उसके द्वारा अन्य सभी नियुक्तियां तथा कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही की जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियां. द गवर्नर इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड एज सच ही और शी हैज बीन गिवन certain legislative powers. अब देखिए, राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है और उसे कुछ निश्चित विधायी शक्तियां दी गई हैं. He or she has the right to summon and prorogue the state legislature and can dissolve the state legislative assembly. उसे राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने तथा उसका अवसान करने का अधिकार है. He or she addresses the state legislative assembly or the joint session of the two houses of the legislature. वह राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकता है. वह राज्य विधानसभा अथवा विधायिका के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में अभिभाषण देता है. He or she may nominate one person of Anglo-Indian community as a member of legislative assembly in case the community is not represented. यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को नामांकित करता है. He or she also nominates 1/6 of the members of the Legislative Council if the state has a bicameral legislature. यदि राज्य में द्विसदनीय विधायिका है तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है. Once again, in real practice, the governor does all this on the recommendations of the council of ministers headed by the chief minister. आपको पुनः स्मरण करा दें कि वास्तविकता में राज्यपाल ये सभी कार्य मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर ही करता है. A bill passed by the state legislature becomes a law or act only when the governor gives assent to it. राज्य विधायिका द्वारा पास किया गया कोई विधेयक तभी कानून या अधिनियम का रूप लेता है जब राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है. फिर आता है आपका फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां. You must have read in the newspaper that every year the budget is presented by the government in the legislature for its approval. आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा बजट विधायिका के पटल पर उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है. In fact, the budget, that is, the annual financial statement of the state is prepared and presented by the state finance minister before the state legislature on behalf of the governor. वास्तव में राज्य का बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल की तरफ से राज्य के वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है. Moreover, no money bill can be introduced in the state legislature without the recommendation of the governor.
इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त कोई भी वित्त विधेयक राज्यपाल की संस्तुति के बिना राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। He or she also has control over the state contingency fund. राज्यपाल का राज्य आकस्मिक निधि पर पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। फिर आता है डिस्क्रिशनरी पावर्स। ठीक है, ओके, इसको हम लोग कहते हैं विवेकाधीन शक्तियां। As we have seen earlier, the governor acts on the advice of the state council of minister. जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। This means that in reality the governor has no powers. इसका अर्थ यह है कि वास्तविकता में राज्यपाल की कोई शक्तियां नहीं होती। But according to the constitution, under special circumstances, he or she may act without the advice of the council of ministers. परंतु संविधान के अनुसार विशेष परिस्थितियों में वह मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। Such powers which are exercised by the governor on his own are called discretionary powers. ऐसी शक्तियां जिनका प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर करता है, विवेकाधीन शक्तियां कहलाती हैं। Firstly, if no political party or coalition of parties wins a clear majority in the legislative assembly, he or she can exercise his or her discretion in inviting a person to be the chief minister. सबसे पहले प्रथमतः यदि विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दलों के गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के लिए निमंत्रण दे सकता है। Secondly, the governor acts as a link between the center and the state. दूसरा, राज्यपाल केंद्र तथा राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। He or she can reserve any bill passed by the state legislature for the consideration of the President of India. Okay. राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वह भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। Thirdly, if he or she thinks that the government of the state is not functioning according to the constitution, he or she can report to the president. तृतीय, यदि राज्यपाल यह मानता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो वह राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे सकता है। In that case, under Article 356, the President's rule is imposed. The State Council of Ministers is removed and the state legislature is dissolved or put under suspension. During such emergency, the governor rules on behalf of the President. वैसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, राज्य मंत्रिपरिषद हटा दी जाती है और राज्य विधानसभा या तो भंग कर दी जाती है या तो निलंबित कर दी जाती है। ऐसी आपातकाल की स्थिति के दौरान राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य में शासन करता है।